हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल फैक्ट्स। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ड्रामा से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। घबराइए नहीं, मैं एक लीडिंग केस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका टाइटल है जयललिता वर्सेस एम चन्ना रेड्डी। वैसे तो ये एलएलबी स्टूडेंट्स के सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस सब्जेक्ट का एक लीडिंग लैंडमार्क केस है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो लीडिंग केस है जयललिता वर्सेस एम चन्ना रेड्डी, इसका रेफरेंस है 1998 SCC 601। सब्जेक्ट ऑफ द केस यानी कि विषय, तो ये जो केस है ये CRPC 1973 की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 पर आधारित है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी दंडिक अपराध का अभियोजन चलाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। वाद के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केसेस जान लेते हैं। तो ये जो केस है ये तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी जयललिता, और तभी के जो महामहिम राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, इनके विषय में है। तो क्या होता है कि जो राज्यपाल हैं एम चन्ना रेड्डी, इनके पास एक रिक्वेस्ट आती है कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उन पर अभियोजन चलाना है। तो इसके लिए एम चन्ना रेड्डी के द्वारा CRPC की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इन्हें अनुमति प्रदान कर दी जाती है अभियोजन चलाने के लिए। तो इस केस को और बेहतर समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि CRPC की धारा 197 आखिर है क्या, इसमें क्या है। तो CRPC की धारा 197 ये कहती है कि न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों पर अभियोजन यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी हम अगर चलाते हैं तो इसके संबंध में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी जज या फिर कोई भी लोक सेवक यानी कि कोई भी ऑफिसर जो है, जो गेस्टेड पोस्ट पे है, उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है तो इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। इनकी अनुमति के बिना कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 भी सेम यही चीज कहती है कि भ्रष्टाचार के संबंधित कोई भी अपराध अगर किया गया है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है लोक सेवक या फिर किसी भी न्यायाधीश के अगेंस्ट, तो भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या दोनों की अनुमति लेना बहुत आवश्यक बताया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि राज्यपाल महामहिम एम चन्ना रेड्डी के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है जयललिता के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाया जाता है और एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वे कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 197 के तहत एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अनुमति देने के लिए राज्यपाल समुचित प्राधिकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पूरा जो पावर है सिर्फ महामहिम राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी के पास नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने ना विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया और अनुमति प्रदान कर दी। इसी में उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अपील होती है, राज्यपाल के पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है, तो इसका अधिकार सिर्फ राज्यपाल अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके पहले उसे मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह भी लेनी चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के द्वारा उठाए गए जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी वैलिड थे, इसीलिए अन्य राज्यों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट से याचना की गई कि इस बारे में जरूर निर्णय किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे S भरूचा, फैजुद्दीन एवं S मजूमदार, ये जो 3 जजेस की बेंच थी, इसने ये डिसाइड किया कि ये जो मैटर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसीलिए इस पर संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 5 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। उसके बाद इस मामले की एज सुन एज पॉसिबल सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि जयललिता जो हैं वो फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और जो महामहिम एम चन्ना रेड्डी के द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टिंग ऑर्डर तो पहले ही पास कर दिया है। इसका मतलब उनके ऊपर अभी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर अन्य अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया कि इस केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अभिलेख या समुचित निर्देश प्राप्त किए गए हैं, वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के सामने भेजे जा चुके हैं और दोनों पक्षकारों को निर्देशित भी किया जाता है कि इस मामले का उल्लेख जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो करेंगे और साथ ही संविधान पीठ जो है विचारण जो भी करेगी वो फाइनल डिसीजन होगा। इस प्रकार जो ये अपील थी वो अस्वीकार कर दी जाती है। प्रतिपादित विधि के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लॉज जो इस केस में यूज हुए हैं, चलिए वो जान लेते हैं।
वैसे तो ये केस मुख्यमंत्री जयललिता और महामहिम राज्यपाल एम चंद्र रेड्डी के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुआ, बट इससे एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल कर सामने आती है। वो पॉइंट ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश या 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कोई भी संवैधानिक महत्व का बिंदु उठाया जाता है तो उसकी सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा ही की जा सकती है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच या डबल बेंच के समक्ष कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाया जाता है तो वो बेंच उसकी सुनवाई नहीं कर सकती है। कम से कम 5 या 5 से अधिक जजों की बेंच ही कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट की सुनवाई कर सकती है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कहने का मतलब ये है, सर्वोच्च न्यायालय की सिंगल बेंच या डबल बेंच में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाए जाते हैं तो वे उनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट की सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच का होना कंपलसरी है। तो ये थी लीडिंग केस जयललिता वर्सेस एम चंद्रा रेड्डी की शॉर्ट समरी, जिसे आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसे दोबारा से सुनिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लीडिंग केस काफ़ी बार पूछा जा चुका है। साथ ही कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट कौन सी केस स्टडी समरी जानना चाहते हैं। और भी अन्य सब्जेक्ट के लीडिंग केस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग लीगल फैक्ट्स, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।